अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से एक डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि स्केलेटल मसल्स हैं क्या। देखिए, मसल्स बेसिकली हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं वो बेसिकली टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। यानी कि मसल्स आपके पास क्या होते हैं, मसल्स टिश्यूज़ होते हैं। और टिश्यू के हवाले से आप जानते हैं कि टिश्यूज़ आर बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स। मसल्स जो कि टिश्यूज़ हैं, उनके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उन सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, मसल सेल्स का या मसल फाइबर का। स्टूडेंट्स, मसल्स आपके पास टिश्यूज़ हैं और टिश्यूज़ हमेशा बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। इन टिश्यूज़ के अंदर, मस्कुलर टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उन सेल्स को आप मसल सेल या मसल फाइबर का नाम देते हैं। फाइबर बेसिकली कहते हैं किसी भी अलोंगेटेड चीज़ को, किसी भी ऐसी चीज़ को जिसकी लेंथ ज़्यादा हो। मसल सेल्स की लेंथ क्योंकि कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, इसलिए इन सेल्स को मसल फाइबर का भी नाम दिया जाता है। बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल्स पाए जाते हैं और हर सेल की पर्टिकुलर शेप होती है। जैसे आरबीसीज़ के हवाले से आप लोग जानते हैं कि आरबीसीज़ बाइकनकेव शेप के होते हैं, स्फेरिकल से शेप के होते हैं, ताकि वो ईजिली ब्लड वेसल्स में से गुजर जाएं। इसी तरह से अपने अपने फंक्शन के लिहाज से हर सेल की शेप डिफरेंट होती है। मसल सेल का बेसिक काम कॉन्ट्रैक्शन है, इसलिए मसल सेल्स अलोंगेटेड होते हैं। अब यहाँ पे आपको एक मसल सेल ड्रॉ करके दिखाया गया है। इस सेल को आप लोग देखिएगा, ये आपको अलोंगेटेड सेल नज़र आ रहा है। ये एक सिंगुलर मसल सेल है या मसल फाइबर है। जिस तरह से बाकी तमाम सेल्स में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है एनिमल सेल्स की, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से मसल सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री को, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, सार्कोलीमा का नाम दिया जाता है। जिस तरह से बाकी तमाम सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होता है, जो सेल का इंटीरियर रीजन होता है, उसे आप साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मसल सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे आप लोग सार्कोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो मसल सेल के केस में आपका पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर है जो कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग मसल सेल्स पर अप्लाई करते हैं। मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा का नाम देंगे, मसल सेल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म का नाम देंगे, मसल सेल की इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नाम देंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर आप देख सकते हैं कि मसल सेल के केस में जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आप लोगों को जो ऑरेंज कलर की एक बाउंड्री नज़र आ रही है जो कि मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सार्कोलीमा है, ये बेसिकली कुछ जगहों पे अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करके कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स बनाती है जिन्हें ट्रांसवर्स टिब्यूल या टी टिब्यूल का नाम दिया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब हम इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे हमने एक ब्लू कलर का एरो ड्रॉ किया है। इस एरो का मतलब क्या है कि ये जो आपका मसल फाइबर है या मसल सेल है, इस सेल के सार्कोप्लाज्म में, इस सेल के इंटीरियर रीजन में कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे ये जो आपको सारा रीजन नज़र आ रहा है, इस रीजन में कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। अब वो स्ट्रक्चर्स बेसिकली किस नेचर के हैं, वो फिलामेंटस नेचर के हैं, वो थ्रेड लाइक नेचर के हैं। इन थ्रेड्स को आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तरह के बेसिक थ्रेड्स हैं। एक आपके पास ग्रीन कलर में शो किए गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए गए, और कुछ थ्रेड्स हैं जो कि आपके पास ऑरेंज कलर में ड्रॉ किए गए। ये जो आपके पास ग्रीन कलर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए गए हैं, इनका नाम क्या है? इन्हें आप थिक मायोफिलामेंट्स या थिक फिलामेंट के नाम से जानते हैं। और जो ऑरेंज थ्रेड्स शो किए गए हैं, इन्हें आप थिन फिलामेंट्स या एक्टिन फिलामेंट्स के नाम से जानते हैं। मैं ये रिपीट करूँगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दो तरह के फिलामेंट्स नज़र आ रहे हैं। कुछ आपके थिक फिलामेंट्स हैं और कुछ आपके थिन फिलामेंट्स हैं। अब आप इनके डायमीटर को देख सकते हैं कि जो थिक फिलामेंट्स हैं वो कदरे मोटे हैं और जो थिन फिलामेंट्स हैं वो बहुत बारीक हैं। जो थिक फिलामेंट्स हैं उन्हें, वो बेसिकली मायोसिन प्रोटीन पर मुश्तमिल है। यानी कि ये थिक फिलामेंट जो चीज़ है, ये बेसिकली किस चीज़ से बनी हुई है? मायोसिन प्रोटीन से बनी हुई है। और जो आपके थिन फिलामेंट्स हैं जिनको ऑरेंज कलर में ड्रॉ किया गया है, ये बेसिकली 3 प्रोटीन्स पर मुश्तमिल हैं, जिनमें सबसे मेजर एक्टिन प्रोटीन है, देन वी हैव ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन प्रोटीन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये हम लोगों ने थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट्स के हवाले से डिस्कशन कर ली। अब हम इनकी कुछ लाइंस के हवाले से डिस्कशन करेंगे। थिक फिलामेंट्स के ऊपर जो कि ग्रीन कलर में ड्रॉ किए गए हैं, इनके बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन में, सेंट्रल रीजन में एक लाइन है जिसे एम लाइन का नाम दिया जाता है। और इसी तरह से जो थिन फिलामेंट्स हैं, उन थिन फिलामेंट्स के दरमियान में भी एक लाइन है जिसे जी लाइन का नाम दिया जाता है।
एम लाइन का फंक्शन क्या है कि ये आपके थिक मायोफिलामेंट्स को आपस में जॉइन कर रही है, और जी लाइन का फंक्शन क्या है कि ये आपके थिन मायोफिलामेंट्स को आपस में जॉइन कर रही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कुछ बैंड्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो थिक मायोफिलामेंट्स हैं और जो थिन मायोफिलामेंट्स हैं, इनमें आपस में कदरे कुछ लेवल की ओवरलैपिंग भी पाई जाती है। यानी कि वैसे तो ये आपके थिन मायोफिलामेंट्स बिल्कुल बाहर की तरफ ड्रॉ किए गए हैं, लेकिन थिन मायोफिलामेंट का कुछ पोर्शन आपके थिक मायोफिलामेंट्स के अंदर जा रहा है। सो थिन मायोफिलामेंट्स का वो पोर्शन जो कि ओवरलैपिंग के बाद बाहर की तरफ पाया जा रहा है, उसे आप आई बैंड का नाम देते हैं। आई बैंड आपका वो पोर्शन है जो कि थिक मायोफिलामेंट्स के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा। और फिर यहाँ पे एक ए बैंड भी है स्टूडेंट्स। ए बैंड बेसिकली वो रीजन है जहाँ पे थिक मायोफिलामेंट्स और थिन मायोफिलामेंट्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। सो ये सारा पोर्शन जिसमें थिक मायोफिलामेंट्स और थिन मायोफिलामेंट्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, इस रीजन को आप लोग ए बैंड का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक ब्राइट कलर का पोर्शन भी नज़र आ रहा है जिसे एच जोन का नाम दिया जाता है। एच जोन बेसिकली थिक मायोफिलामेंट्स का वो पोर्शन है जहाँ पे थिन मायोफिलामेंट्स बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं कर रहे और वो रीजन कम्प्लीटली आपको ब्राइट शो हो रहा है। सो इस रीजन को आप लोग एच जोन का नाम देते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिपीट करना चाहूँगी। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास मसल सेल्स के अंदर दो तरह के फिलामेंट्स हैं, थिक मायोफिलामेंट्स एंड थिन मायोफिलामेंट्स। जो थिक मायोफिलामेंट्स हैं वो ग्रीन कलर में ड्रॉ किए गए हैं, और जो थिन मायोफिलामेंट्स हैं वो आपको ऑरेंज कलर के नज़र आ रहे हैं। थिक मायोफिलामेंट्स के अंदर जो लाइन उनको आपस में ज्वाइन कर रही है उसे हमने एम लाइन का नाम दे दिया, और इसी तरह से थिन मायोफिलामेंट्स के सेंटर में जो लाइन उन थिन मायोफिलामेंट्स को आपस में ज्वाइन कर रही है उसे आपने जी लाइन का नाम दे दिया। आई बैंड आप लोगों ने उस पोर्शन को कह दिया जहाँ पे थिन मायोफिलामेंट थिक मायोफिलामेंट्स के साथ ओवरलैप नहीं कर रहे, और ए बैंड आप लोगों ने उस पोर्शन को नाम दे दिया जिसमें थिक मायोफिलामेंट्स थिन मायोफिलामेंट्स के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। सो ये हो गया आपका थिक मायोफिलामेंट्स और थिन मायोफिलामेंट्स का बेसिक नॉमेनक्लेचर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये डिस्कस करना है कि बेसिकली थिक मायोफिलामेंट्स और थिन मायोफिलामेंट्स किस चीज़ पर मुश्तमिल है और किस चीज़ से बने हुए हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं थिक मायोफिलामेंट्स जो कि ग्रीन कलर में ड्रॉ किए गए हैं, इनके बारे में हमने ऑलरेडी कह दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन से बने हुए हैं, और उस प्रोटीन का नाम क्या है, मायोसिन प्रोटीन। थिक मायोफिलामेंट सिर्फ एक प्रोटीन पर मुश्तमिल है और उस प्रोटीन का नाम है मायोसिन प्रोटीन। थिन मायोफिलामेंट्स जो कि ऑरेंज कलर में ड्रॉ किए गए हैं, ये बेसिकली 3 प्रोटीन्स पर मुश्तमिल हैं, और वो तो 3 प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं, एक्टिन प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन एंड ट्रोपोनिन प्रोटीन। अब थिक मायोफिलामेंट्स के अंदर तो सिर्फ एक ही प्रोटीन है, सो इसलिए उनका स्ट्रक्चर कदरे सिंपल है, लेकिन जो थिन मायोफिलामेंट्स हैं जिनके अंदर 3 प्रोटीन्स पाई जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर कदरे एडवांस है, जिसमें आपके पास एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन की अरेंजमेंट आपको समझनी पड़ती है कि ये प्रोटीन्स बेसिकली अरेंज किस तरह से होती हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर, किस चीज़ का स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन आपको बारीक से नज़र आ रही है, ये उसका हम अंदरूनी साख्त डिस्कस कर रहे हैं कि वो उसकी अंदरूनी साख्त कैसी है। उसके अंदर हम कह रहे हैं कि 3 प्रोटीन्स हैं, तो वो 3 प्रोटीन्स किस तरह से अरेंज हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने तीनों प्रोटीन्स को 3 डिफरेंट कलर्स में शो किया है ताकि आप लोगों को इजीली ये बात समझ आ जाए। कुछ आपको ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं जो कि स्फेरिकल गोल गोल से ड्रॉ की गई हैं। ये जो सबसे बेसिक लाइंस जो 2 ड्रॉ की गई हैं, ये आपके पास एक्टिन प्रोटीन है। ये जो ग्रीन कलर में शो की गई है प्रोटीन जो कि स्फेरिकल है, सर्कुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स शो किए गए हैं, ये आपके पास एफ एक्टिन प्रोटीन है। इसके ऊपर जो आपको ब्लैक कलर की प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं, जो प्रोटीन्स की लाइंस नज़र आ रही हैं जो कि एक्टिन प्रोटीन को कम्प्लीटली कवर कर रही हैं, उस प्रोटीन को आपने नाम दिया है ट्रोपोमायोसिन का। और फिर यहाँ पे आपको कुछ प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं जो कि कॉन्टीन्यूस नहीं हैं बल्कि कुछ पर्टिकुलर इंटरवल्स पर पाई जा रही हैं, कुछ गैप्स के बाद पाई जा रही हैं। सो उन प्रोटीन्स को हमने नाम दिया है ट्रोपोनिन प्रोटीन का। स्टूडेंट्स मैं ये प्रोटीन्स रिपीट करूँगी। यहाँ पे आप लोगों को जो नीचे ग्रीन कलर की प्रोटीन नज़र आ रही है, वो ग्रीन प्रोटीन बेसिकली क्या है, एफ एक्टिन प्रोटीन है। इसी तरह से जो आपको ऊपर ब्लैक कलर की प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं जो कि एक्टिन प्रोटीन को कवर कर रही हैं, वो प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन की प्रोटीन है। और इसी तरह से यहाँ पे कुछ आपको पर्टिकुलर प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं जो कि पर्टिकुलर इंटरवल्स पर पाई जा रही हैं, कॉन्टीन्यूस नहीं है, लगातार मूव नहीं कर रही। इन प्रोटीन्स को आपने ट्रोपोनिन प्रोटीन का नाम दिया है।
अब जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है वो बेसिकली उसमें आपको नज़र आ रहा है कि ट्रोपोनिन प्रोटीन 3 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल है। या आप देख सकते हैं एक फ्लावर लाइक अपीयरेंस है और इसके 3 सब यूनिट्स हैं, 1, 2 एंड 3। ट्रोपोनिन प्रोटीन जो कि 3 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल है, उसके तीनों सब यूनिट्स को आपने डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए। पहले सब यूनिट को आपने नाम दिया TNI, दूसरे सब यूनिट को आपने नाम दिया TNT और थर्ड सब यूनिट को आप TNC। यानी कि फर्स्ट सब यूनिट का क्या नाम है? ट्रोपोनिन आई, सेकेंड सब यूनिट का नाम है ट्रोपोनिन टी एंड थर्ड सब यूनिट ट्रोपोनिन सी कहलाता है। अब इन तीनों सब यूनिट्स के अपने अपने फंक्शंस हैं। जो पहला सब यूनिट है ट्रोपोनिन आई, वो बेसिकली एक्टिन प्रोटीन के ऊपर बाइंड करता है। यानी कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर की प्रोटीन है उसके ऊपर जो सब यूनिट बाइंड कर रहा है डायरेक्टली, वो ट्रोपोनिन आई कहलाता है। फिर यहाँ पे जो आपको ब्लैक कलर की प्रोटीन नज़र आ रही है जिसको हमने ट्रोपोमायोसिन का नाम दिया था, उसके साथ ट्रोपोनिन का जो यूनिट बाइंड कर रहा है उसे हमने नाम दे दिया TNT का। TNT मीन ट्रोपोनिन टी। ये ट्रोपोनिन प्रोटीन का वो सब यूनिट है जो कि ब्लैक वाली प्रोटीन यानी कि ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। और थर्ड सब यूनिट को हमने नाम दे दिया ट्रोपोनिन सी का। ट्रोपोनिन सी बेसिकली वो सब यूनिट है जो कि कैल्शियम आयंस के साथ बाइंड करता है। So this is all about the ultrastructure of skeletal muscle fibers, and now we will discuss about the contraction of skeletal muscle cells. सो स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास मसल ने, आपको पता है कि मसल सेल्स का बेसिकली एक ही फंक्शन है बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस। हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट प्रोड्यूस होती है वो मसल्स के थ्रू, स्केलेटल मसल्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल हम रनिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम वॉकिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, स्पीकिंग कर रहे हैं, जो भी हम लोग फंक्शंस कर रहे हैं, जो भी हमारे वॉलेंट्री फंक्शंस हैं, उन वॉलेंट्री फंक्शंस में हमारे स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। सो स्केलेटल मसल्स लगातार हमारे सिकुड़ते रहते हैं और रिलैक्स होते रहते हैं। अब यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। सो स्टूडेंट्स, बॉडी में तमाम फंक्शंस को बेसिकली आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, यानी कि आपका नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। अगर आपके किसी भी मसल सेल को, चाहे वो मसल्स आपके लेग्स के अंदर है, चाहे आपके आर्म्स के अंदर हैं या बॉडी के किसी भी पोर्शन में है, अगर उन मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? आपके ब्रेन से। यानी कि ब्रेन मैसेज भेजेगा, और मैसेज किस फॉर्म में भेजेगा? नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज आपके मसल्स के पास पहुंचेगा और मसल सेल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, मसल सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली कैसे स्टार्ट होगी कि मसल्स का और न्यूरॉन के दरमियान में कुछ जंक्शंस होते हैं जिन्हें आप न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस कहते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर जब नर्व इम्पल्स पहुंच जाती है तो नर्व इम्पल्स बेसिकली सिग्नल देती है मसल सेल्स को कि मसल सेल्स के अंदर जितने भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं वो कैल्शियम रिलीज़ करते हैं। नर्व इम्पल्स के आने पर मसल सेल्स के जितने भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं, यानी कि उनके जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, वो कैल्शियम रिलीज़ कर देते हैं इन दी सार्कोप्लाज्म। जब आपके पास कैल्शियम की कंसंट्रेशन सार्कोप्लाज्म में, यानी कि मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म में इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो कैल्शियम बाइंड करना स्टार्ट कर देता है ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ट्रोपोनिन प्रोटीन का एक सब यूनिट कैल्शियम के साथ बाइंड कर सकता है। सो कैल्शियम की कंसंट्रेशन आपके सेल में ज़्यादा हो गई और वो कैल्शियम आपके पास यहाँ पर इसके साथ बाइंड कर जाएगा। जब आपका कैल्शियम ट्रोपोनिन प्रोटीन के सब यूनिट के साथ बाइंड कर देगा तो बच्चों, ये ट्रोपोनिन प्रोटीन यहाँ से सिरक जाएगी, ये डिस्प्लेस हो जाएगी। जब ये प्रोटीन यहाँ से सिरक जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, तो आपकी जो ब्लैक कलर की ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है वो भी अपनी जगह से हट जाएगी, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगी। और इन दोनों प्रोटीन्स के डिस्प्लेस होने की वजह से आपकी एक्टिन प्रोटीन, यानी कि जो ग्रीन कलर की प्रोटीन्स हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगी। अब एक्टिन प्रोटीन में ये टेंडेंसी है कि वो मायोसिन प्रोटीन के साथ बाइंड कर सकती है। सो जैसे ही आपकी एक्टिन प्रोटीन के मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो जाएंगी, वो आपकी ग्रीन कलर की मायोसिन प्रोटीन के साथ बाइंडिंग करेगा और क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में मसल्स के जो कॉन्ट्रैक्शन का मॉडल है उसे आप लोग स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये जो ग्रीन कलर के फिलामेंट्स हैं जो कि मायोसिन फिलामेंट्स हैं, और जो ऑरेंज फिलामेंट्स हैं जो कि बेसिकली थिन फिलामेंट्स हैं और 3 तरह की प्रोटीन्स पर मुश्तमिल हैं।
जैसे ही उन प्रोटीन्स में से दोनों प्रोटीन्स ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगी, आपकी एक्टिन प्रोटीन एक्सपोज हो जाएगी और वो एक्टिन प्रोटीन आपके थिक मायोफिलामेंट्स के साथ यानी कि मायोसिन फिलामेंट्स के साथ क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन करेगी। जब यहाँ पे आपके पास थिन मायोफिलामेंट्स थिक मायोफिलामेंट्स के साथ क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन कर लेंगे तो आपके ये जो ऑरेंज कलर के थिन मायोफिलामेंट्स थे जो कि पहले काफ़ी दूर थे, वो आपके पास लाइट पास्ट होकर मूव करके अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में और इस डायग्राम में आप लोग फ़र्क देखिए कि यहाँ पे आपके जो थिन मायोफिलामेंट्स हैं वो कदरे दूर हैं, उनकी थिक मायोफिलामेंट्स के साथ ओवरलैपिंग बहुत कम है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो आपके थिन मायोफिलामेंट्स हैं, ऑरेंज कलर के जो मायोफिलामेंट्स हैं थिन मायोफिलामेंट्स, उनकी थिक मायोफिलामेंट्स के साथ ओवरलैपिंग कदरे ज़्यादा हो चुकी है, बल्कि ऑलमोस्ट सारा ही वो ओवरलैप करके स्लाइड पास करके अंदर आ गया। सो इस तरह से जब आपके पास बहुत बड़े पैमाने पर यही काम होगा तो आपका मसल सेल एज अ होल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन कि आपके ग्रीन मायोफिलामेंट्स जो कि थिक मायोफिलामेंट्स हैं वो थिन मायोफिलामेंट्स के साथ यहाँ पे क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन करेंगे और क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन के थ्रू आप यहाँ पे दोनों डायग्राम्स का डिफरेंस देख सकते हैं। ये आपके मसल की वो कंडीशन थी जब मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, जब मसल रिलैक्स हालत में था, और ये वो कंडीशन है जब आपका मसल रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। सो यहाँ पर आप लोग देखें कि जो थिन मायोफिलामेंट्स थे वो बहुत थोड़ी जगह पर ओवरलैप कर रहे थे विद द थिक मायोफिलामेंट्स, जबकि यहाँ पर आप लोग देखें वो जो ऑरेंज लाइन्स थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कम्प्लीटली अंदर आ चुकी हैं। सो इस तरह से थिन मायोफिलामेंट्स कम्प्लीटली स्लाइड पास करेंगे और ओवरलैप कर लेंगे थिक मायोफिलामेंट्स के थ्रू और हम कहेंगे कि हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने थोड़े से डिफरेंसेस अपने माइंड में रखने होंगे कि जब आपका मसल रिलैक्स स्टेट में होता है तब उसमें क्या डिफरेंस होता है और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एज जोन हमने उस रीजन को कहा था, उस पोर्शन को कहा था जहाँ पे थिन मायोफिलामेंट्स थिक मायोफिलामेंट्स के साथ ओवरलैप नहीं कर रहे थे। यहाँ पे क्योंकि ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है इसलिए एज जोन आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे डिसअपियर हो चुका है। जी लाइंस हमने यहाँ पे उन लाइंस को कहा था जो कि आई बैंड्स को या आपकी बेसिकली थिन मायोफिलामेंट्स को आपस में ज्वाइन कर रही थी। अब यहाँ पे क्योंकि थिन मायोफिलामेंट्स एक दूसरे के करीब आ चुके हैं इसलिए जी लाइंस भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी हैं। यहाँ पे जी लाइंस में गैप कंपैरेटिवली ज़्यादा था जब आपका मसल रिलैक्स स्टेट में था, और जब आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जी लाइंस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गई। इसी तरह से आई बैंड जो है हमने थिन मायोफिलामेंट्स के उस पोर्शन को कहा था जो कि थिक मायोफिलामेंट्स के साथ ओवरलैप नहीं करता। आई बैंड थिन मायोफिलामेंट्स का वो पोर्शन था जो कि थिक मायोफिलामेंट्स के साथ ओवरलैप नहीं करता। अब यहाँ पे क्योंकि थिन मायोफिलामेंट्स कम्प्लीटली आपके थिक मायोफिलामेंट्स के साथ ओवरलैप कर रही हैं इसलिए आपका आई बैंड बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो चुका है। सो इस तरह से आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब हमने इन मसल की कॉन्ट्रैक्शन को दोबारा से रिलैक्स स्टेट में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपली एटीपी हाइड्रोलिसिस होगी, यानी कि एटीपी की ब्रेक डाउन होगी और एटीपी की हाइड्रोलिसिस के थ्रू जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो इन क्रॉस ब्रिजेस को ब्रेक करने में इस्तेमाल हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।